Hey everyone, I hope you all are doing fine. It's City Physio and I welcome you all to this lecture. So आज के इस लेक्चर में we are going to discuss about the poliomyelitis. पोलियोमाइलाइटिस के बारे में आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. इन द पोलियोमाइलाइटिस टुडे वी विल मेनली फोकस ऑन द बेसिक्स ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस, लाइक इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. देन व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस. इन 3 टॉपिक्स पर आज फोकस करेंगे. And in the upcoming next lecture, we will discuss about the physiotherapy assessment as well as the physiotherapy management for the poliomyelitis. And before starting this lecture, I'm extremely sorry, ये lecture आने में काफ़ी डिले हो गया. About 20 to 25 days के बाद मैं ये lecture upload कर रहा हूँ. But now the lectures will be regular. And in case if there is any doubt in this topic or any other topic, just comment on the comment box or DM in the Instagram. I will surely help you guys. और आप हमारा WhatsApp group भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं और फिर डिस्कशंस वगैरह हमेशा चलता रहता है. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द पोलियोमाइलाइटिस एंड इफ यू वांट द नोट्स यू कैन आल्सो डीएम मी फॉर द नोट्स आल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट पोलियोमाइलाइटिस. पोलियोमाइलाइटिस एक ऐसा कंडीशन है जो कि करंटली अभी हमें कुछ पेशेंट्स दिखते हैं इसके पोलियोमाइलाइटिस के. फर्स्ट ऑफ ऑल, पोलियोमाइलाइटिस को हम कॉमनली पोलियो कहते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलियो. ये तो बहुत बेसिक सा बात है दैट पोलियोमाइलाइटिस इज ऑल्सो कॉल्ड पोलियो एंड दिस पोलियो इज अ इन्फेक्शस डिजीज. ये एक तरह का इन्फेक्शस डिजीज है. ये एक तरह के वायरल इन्फेक्शन के कारण होता है एंड द वायरस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पोलियोमाइलाइटिस इज इटसेल्फ पोलियो वायरस. जो वायरस हमारा है जिसके कारण पोलियोमाइलाइटिस हो रहा है, उस वायरस का नाम पोलियो वायरस है. ना ये जो पोलियोमाइलाइटिस है, इस पोलियोमाइलाइटिस के सिम्टम्स वगैरह जो हैं वो काफ़ी हद तक वेरी कर सकते हैं. बहुत सारे केसेस में ऐसा देखने को मिलता है कि जो सिम्टम है वो सिम्टम बिल्कुल लिमिटेड रहेगा. सम लेवल ऑफ डायरिया और सम ग्रेड ऑफ फीवर, डायरिया और कुछ फीवर के ग्रेड्स तक ये लिमिटेड होता है. वहीं बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि जो हमारा ये वायरस है, ये वायरस हमारे नर्वस सिस्टम एंटर करके स्पाइनल कॉर्ड के एंटीरियर हॉर्न सेल को डैमेज करता है. तो वही मैंने लिखा है, इन सम केसेस सिम्टम्स में लिमिटेड अप टू डायरिया, और डायरिया के साथ साथ सम ग्रेड ऑफ फीवर, सम ग्रेड ऑफ फीवर. अपार्ट फ्रॉम डायरिया, फीवर के कुछ ग्रेड, हल्का फुल्का माइल्ड फीवर और डायरिया, ये यहाँ तक लिमिटेड हो सकता है सिम्टम. पर एट द सेम टाइम इन सम केसेस जो वायरस है वो हमारे एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इसे डैमेज कर सकता है. और अगर एंटीरियर हॉर्न सेल को डैमेज कर रहा है देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. वाई? इस एंटीरियर हॉर्न सेल के बारे में आई थिंक आप सभी को पता होगा. अगर नहीं पता है तो यू कैन जस्ट वॉच माई वीडियो ऑफ न्यूरो एनाटॉमी, जहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है अबाउट द एंटीरियर हॉर्न सेल. बट यहाँ पर समझने के लिए एक बार फिर से एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं एंटीरियर हॉर्न सेल के बारे में. एंटीरियर हॉर्न सेल बेसिकली हम स्पाइनल कॉर्ड का जब ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो उसमें एंटीरियर हॉर्न सेल और पोस्टीरियर हॉर्न सेल मेनली दिखता है, और ये दोनों मिलकर मिक्स्ड नर्व का फॉर्मेशन करते हैं, हैविंग बोथ मोटर एंड सेंसरी इनपुट्स. दिस एंटीरियर हॉर्न सेल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटर इनपुट. यहाँ से मोटर इनपुट मेनली होता है. और एंटीरियर हॉर्न सेल्स को अगर हम देखेंगे सो वी विल हैव 3 डिफरेंट ग्रुप इन द एंटीरियर हॉर्न सेल. ठीक है, एंटीरियर हॉर्न सेल के अंदर में हमारे पास 3 तरह के ग्रुप्स इसमें होंगे. पहला हमारा होगा जिसे हम मीडियल ग्रुप कहेंगे, मीडियल ग्रुप. सेकंड विल बी द लेटरल ग्रुप. थर्ड विल बी द सेंट्रल ग्रुप. ये 3 तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे इन द एंटीरियर हॉर्न सेल. और इन तीनों में से किसी भी ग्रुप पर अगर डैमेज होता है, लीजन होता है, इन्फेक्शन होता है तो वो अलग अलग सिम्टम्स लेकर आएगा. इन तीनों ग्रुप्स को और अगर हम इलेबोरेट करना चाहें तो जो मीडियल ग्रुप है, दिस मीडियल ग्रुप, दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई टू द एक्सियल मस्कुलेचर. ये हमारे एक्सियल मसल, एक्सियल मसल्स को सप्लाई करने का काम करते हैं. जो हमारा मीडियल ग्रुप है वो पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई टुवर्ड्स द एक्सियल मस्कुलेचर. एट द सेम टाइम जो हमारे लेटरल ग्रुप हैं, दिस लेटरल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई इन द लिम्ब मसल्स, बोथ अपर एंड लोअर लिम्ब. ठीक है, ये लिम्ब मसल में सप्लाई करता है. एट द सेम टाइम जो सेंट्रल ग्रुप हमारा है, सेंट्रल ग्रुप को फिर हमने 3 अलग अलग न्यूक्लियस में डिवाइड किया. सेंट्रल ग्रुप में हमारे पास 3 अलग अलग तरह के न्यूक्लियस मिल सकते हैं. कौन कौन से न्यूक्लियस मिल सकते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रेनिक न्यूक्लियस. सबसे पहला हमें मिलेगा फ्रेनिक न्यूक्लियस. फर्स्ट इज द फ्रेनिक न्यूक्लियस. देन सेकेंड इज द लंबोसैक्रल न्यूक्लियस, एलएस न्यूक्लियस, लंबोसैक्रल न्यूक्लियस. और तीसरा हमारा मिलेगा स्पाइनल एसेसरी नर्व. ठीक है, ये 3 न्यूक्लियस मिलेंगे. इन तीनों में से जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने का है यहाँ पर, दैट इज द फ्रेनिक. फ्रेनिक नर्व जो है ये हमारा डायफ्राम में सप्लाई करता है.
phrenic nerve innervates the diaphragm. Lumbosacral nerve जो है sorry it is not nerve, these are nucleus, extremely sorry, ये phrenic nucleus है, लंबोसैक्रल न्यूक्लियस है एंड स्पाइनल एक्सेसरी न्यूक्लियस है, ये 3 न्यूक्लियस हैं, दीज आर नॉट नर्व्स वंस अगेन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है, तो ये जो लंबोसैक्रल न्यूक्लियस है इनका फंक्शन इट इज स्टिल अननोन, बट एट सम लेवल इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई टुवर्ड्स द लोअर एक्सट्रीमिटी, स्पेशली फॉर द लोअर एक्सट्रीमिटी और जो हमारे लोअर ट्रंक के एरियाज हैं वहां पे। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ग्रुप हुआ इन द एंटीरियर हॉर्न सेल, द एक्सियल मस्कुलेचर दैट इज बीइंग सप्लाइड फ्रॉम द मीडियल ग्रुप, है ना, ये हमारा मीडियल ग्रुप, इस मीडियल ग्रुप से एक्सियल मस्कुलेचर में सप्लाई हो रहा है, लेटरल ग्रुप से लिम्ब मसल्स में, सेंट्रल ग्रुप से मेलर डायफ्राम और बाकी के कुछ पार्ट्स में सप्लाई हो रहा है। Now in case if there is any type of lesion in the medial group of this anterior horn cell, तो क्या होगा, एक्सियल मस्कुलेचर में पैरालिसिस, क्योंकि ये जो एंटीरियर हॉर्न सेल है ये पूरा का पूरा मोटर सप्लाई के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है, मोटर नर्व्स के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ लीजन इन दिस एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, इट विल लीड टू द सीवियर मसल वीकनेस, मसल के जो प्रॉपर्टीज हैं वो मसल के प्रॉपर्टीज लॉस्ट होंगे, मसल में पैरालिसिस होगा और मसल नॉन फंक्शनल होगा। सो इट डिपेंड्स कि कौन से ग्रुप में लीजन हुआ है, कौन से ग्रुप में इन्फेक्शन हुआ है, whether it is in the medial group or in the lateral group। अब अगर lateral group में होता है, अब अगर lateral group के बारे में एक और चीज देखें तो ये पूरे के पूरे स्पाइनल कॉर्ड में नहीं प्रेजेंट होता है, ये हमारे सर्वाइकल रीजन में होता है और हमारे लंबर रीजन में प्रेजेंट होता है। नाउ एज वी ऑल नो, सर्वाइकल रीजन से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमारा ओरिजिनेट होता है, दैट इज कॉल्ड द ब्रेकियल प्लेक्सस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई टुवर्ड्स द मसल्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी। एट द सेम टाइम लंबर प्लेक्सस से वी हैव द लंबर रीजन से वी हैव द लंबर प्लेक्सस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई टुवर्ड्स द मसल्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। सो ये बस यही 2 पॉइंट्स पे हमारा ये लेटरल ग्रुप होता है, on the center, on the cervical region and on the lumbar region. So if there is any type of lesion in this lateral group of the cervical region, तो उसमें क्या होगा, ultimately it will lead to the paralysis of the upper extremity के मसल्स में पैरालिसिस होगा। and if there is the lesion towards the lumbar area, the lateral group of the lumbar area, तो उस कंडीशन में लोअर एक्सट्रीमिटी के मसल्स अफेक्ट होंगे, लोअर एक्सट्रीमिटी में पैरालिसिस हमें दिखेगा। सो इस बेसिस पर इस तरह से सिम्टम्स डिफर कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड द एक्सटेंट ऑफ लीजन, की जो इन्फेक्शन हुआ है, जो लीजन हुआ है वो किस एक्सटेंट पे हुआ है, वो कौन से न्यूक्लियस पे हुआ है। नाउ किसी केसेस में, एक्सट्रीम केसेस में क्या होगा, एक्सट्रीम केसेस में ये सेंट्रल ग्रुप भी कभी कभी हमारा इन्वॉल्व हो जाता है। अब सेंट्रल ग्रुप अगर इन्वॉल्व होगा तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फ्रेनिक न्यूक्लियस। फ्रेनिक न्यूक्लियस हमारे डायफ्राम को सप्लाई कर रहा है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायफ्राम? डायफ्राम इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मसल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इफ द डायफ्राम इज पैरालाइज्ड देन देयर विल बी नो चेस्ट एक्सपेंशन, देयर विल बी नो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। जितना अच्छे से होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा because the diaphragm is paralyzed. So in case if there is any type of lesion in the central group of the spinal cord, then ultimately phrenic nucleus तो डैमेज होगा ही, और उस कंडीशन में बहुत सीवियर ब्रीदिंग कॉम्प्लिकेशंस, लंग्स कोलैप्स, ये सब देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो दैट्स वाई इफ देयर इज एनी लीजन इन द सेंट्रल ग्रुप इट विल बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन शो करेगा बिकॉज वहां पर ब्रीदिंग कॉम्प्लिकेशंस भी एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ लीजन इन द मीडियल और लेटरल ग्रुप तो उस कंडीशन में उस केस में देयर विल बी नो कॉम्प्लिकेशंस विथ ब्रीदिंग से रिलेटेड, कार्डियो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड कुछ खास इश्यूज नहीं दिखेंगे। पर अगर सेंट्रल ग्रुप में लीजन होता है इट विल ऑब्वियसली शो सम इश्यूज related with the cardiorespiratory system because of the paralysis of this diaphragm. ओके, नाउ अब अगर बात करें कि ये जो पोलियो वायरस है, पोलियोमाइलाइटिस का जो कॉज है पोलियो वायरस, हाउ दिस पोलियो वायरस इंटर्स द बॉडी, ये बॉडी में इंटर कैसे करता है, व्हाट इज द मोड ऑफ द ट्रांसमिशन। जैसा हम फार्मा में पढ़ते हैं ना, मोड ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, जो हम जो ड्रग दे रहे हैं उसका क्या रूट है, वेदर इट इज इनहेलेशनल, वेदर इट इज ओरल, वेदर इट इज आईवी, वेदर इट इज आईएम, क्या है रूट उसका। बिल्कुल उसी तरीके से व्हाट इज द रूट ऑफ द एंट्री ऑफ दिस पोलियो वायरस। तो दिस पोलियो वायरस कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू 2 रूट्स, 2 तरीके से एंटर हो सकता है। पहला फीको ओरल रूट और दूसरा इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स एंड एरोजोल्स। इन दोनों रूट्स के थ्रू दिस पोलियो वायरस कैन एंटर द पेशेंट्स बॉडी एंड इट कैन कॉज द इन्फेक्शन। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह भी है कि जो पोलियो वायरस है, दिस पोलियो वायरस जनरली डेवलप्स मोर इन द समर सीजन। व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? बहुत सारे ऐसे वायरसेस और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन, कुछ फेवरेबल टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर इट्स प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। एंड इन द केस ऑफ पोलियो वायरस, दिस पोलियो वायरस कैन ग्रो बेटर इन द समर सीजन। इस पोलियो वायरस के साथ एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि
पोलियो वायरस के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है वो फेवरेबल कंडीशन हमारा समर सीजन होता है एंड दैट्स द रीजन बिहाइंड द मोर इन्फेक्शन इन द समर। ये समर में कॉमनली ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है पोलियो वायरस का। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा 11th और 12th में, आपने जब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो वहाँ पर बहुत सारे वायरसेस और बैक्टीरियाज के बारे में आपने देखा होगा। उनके लिए कुछ फेवरेबल कंडीशन चाहिए तभी वो रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, तभी उनका डेवलपमेंट हो पाता है। सेम जो पोलियो वायरस है, पोलियो वायरस के लिए हाई टेम्परेचर इज द फेवरेबल कंडीशन। अब अगर हाई टेम्परेचर है मतलब समर सीजन, समर में इट विल ग्रो मोर इजीली, इट विल डेवलप मोर इजीली एंड इट कैन इन्फेक्ट मोर इजीली टू। ओके, दैट्स वाई इट इज वेरी कॉमन, द इन्फेक्शन इज कॉमनली अकर्स इन द समर सीजन। नाउ इसके बाद पैथोजेनेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो this virus, this polio virus enters the body and goes inside the intestine। ये जो वायरस हमारा है ये हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है और ये इंटेस्टाइन में हमारे इंटेस्टाइन में ये ग्रोथ करता है। ये हमारे इंटेस्टाइन में इंटर करता है और इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो पूरा का पूरा इंटेस्टाइन में ही होता है। इंटेस्टाइन में होने का कारण क्या है कि देखिए, इंटेस्टाइन, अगर इस वायरस को न्यूट्रिशन चाहिए तो इंटेस्टाइन इज द बेस्ट प्लेस फॉर द न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में इस वायरस का ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन, जो भी डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो हमारे इंटेस्टाइन में ही होता है। उसके बाद फिर ये रीजनल लिम्फ नोड्स और रेटिकुलर एंडोथेलियल स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव करता है। नाउ इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स द लिम्फ नोड्स तो क्या होगा, हमारे लिम्फ नोड्स में भी इन्फेक्शन होगा, वहां भी इन्फ्लेमेशन हो सकता है एंड अल्टीमेटली एट लास्ट इसका जो मेन मकसद होता है इज टू एंटर द ब्लड सर्कुलेशन, ताकि ये पूरे के पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर सके। तो लास्टली ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में एंटर करता है और फिर ये पूरे बॉडी में मजे से सैर करता है, घूमता है। ठीक है, अगर इन केस द इम्यूनिटी इज लो, जनरली होता क्या है कि ये इन्फेक्शन बच्चे में होता है, सो बच्चे में इम्यूनिटी ऐसे भी काफ़ी लो होता है। जो भी न्यू बॉर्न बेबीज वगैरह होते हैं उनमें जो इनहेरिटेड इम्यूनिटी है वही होता है, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो इफ द इम्यूनिटी इज वेरी लो एंड द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी इज वेरी लो, इन सच केस दिस वायरस में इंटर द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में स्पेशली द एंटीरियर हॉर्न सेल, ये इसका बहुत प्यारा सा जगह है। ठीक है, अगर इम्यूनिटी काफ़ी कम है, डिफेंस मैकेनिज्म बॉडी का लो है, तो उस कंडीशन में ये जो वायरस है ये नर्वस सिस्टम इंटर कर सकता है, एंटीरियर हॉर्न सेल्स को डैमेज कर सकता है और एट लास्ट ये पैरालिसिस कॉज कर सकता है। अब अगर एंटीरियर हॉर्न सेल या नर्वस सिस्टम में इंटर कर रहा है ये वायरस तो 3 अलग अलग तरह के कंडीशंस हो सकते हैं। प्राइमरी सबसे पहला क्या कंडीशन हो सकता है, इन फर्स्ट केस देयर कैन बी द परमानेंट डैमेज टुवर्ड्स द न्यूरॉन्स एंड वी ऑल नो दैट देयर इज नो सेल डिवीजन इनसाइड द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में कभी भी सेल डिवीजन नहीं होता है। अगर एक बार न्यूरॉन का डेथ हो गया देन इट इज डेथ, देयर इज नो चांस ऑफ सेल डिवीजन ऑफ द न्यूरॉन्स। ठीक है, तो इफ देयर इज परमानेंट डैमेज, परमानेंट डेथ है अगर हमारे न्यूरॉन्स में, तो क्या होगा, उस कंडीशन में परमानेंट पैरालिसिस दिखेगा हमें। परमानेंट डैमेज लीड्स टू परमानेंट पैरालिसिस, इस कंडीशन में क्या दिखेगा, परमानेंट पैरालिसिस दिखेगा। नाउ परमानेंट डैमेज कैसे हो सकता है, इन केस इफ द सेल बॉडी ऑफ द न्यूक्लियर ऑफ द न्यूरॉन गेट्स डैमेज्ड, अगर हमारे न्यूरॉन्स का सेल बॉडी डैमेज हो जाता है उस कंडीशन में, या फिर हम अगर देखें, अगर अपने न्यूरॉन्स को, फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूरॉन और ये हमारा माइलिन शीथ है ना, मान लेते हैं ये हमारा माइलिन शीथ है। सो इन केस इफ द लीजन इज एट दिस पॉइंट, अगर इस पॉइंट पे लीजन हो रहा है, यानी कि सेल बॉडी के बाद जो पहला माइलिन है उसके जस्ट आगे हमारा ये लीजन हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी सेल बॉडी डैमेज हो जाता है। ये इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके लॉजिक को समझने के लिए यू कैन चेक आउट माई लेक्चर ऑफ द पेरिफेरल नर्व इंजरी, यहाँ पर मैंने ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है डिटेल में, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो अगर यहाँ पे लीजन होता है तो सेल बॉडी भी डैमेज होगा, पर एट द सेम टाइम अगर लीजन का पॉइंट चेंज हो जाए, अगर लीजन का पॉइंट चेंज होकर कुछ यहां आ जाए, लीजन अगर यहां पे हो रहा है, तो इन दिस केस देयर विल बी चांसेस फॉर द रीजनरेशन ऑफ दिस नर्व फाइबर, राइट। सो अगर परमानेंट डैमेज हो रहा है, इन द केस ऑफ द परमानेंट डैमेज इट विल लीड टू द परमानेंट पैरालिसिस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, नाउ इफ देयर इज टेम्पोररी डैमेज, यानी कि पार्शियल डैमेज हो रहा है, तो पार्शियल डैमेज कैन रीजनरेट, ये जो मैंने बताया दूसरा वाला, दिस इज द पार्शियल डैमेज। अगर पार्शियल डैमेज होता है तो उस कंडीशन में नर्व्स के रीजनरेशन हो सकते हैं, इट विल नॉट डिवाइड, इट विल रीजनरेट। ठीक है, रीजनरेशन हो सकता है, और रीजनरेशन अगर होगा तो पार्शियल रिकवरी ऑफ द पैरालिसिस
कैन बी पॉसिबल, रिकवरी हो सकता है, नॉट कंप्लीट, अप टू सम लेवल पार्शियल रिकवरी हो सकता है पैरालिसिस का। ठीक है, ये रीजनरेट कैसे होगा, ये डिजनरेशन कैसे हो रहा है, ये सेल, ये न्यूरॉन्स का डैमेज कैसे हो रहा है, ये परमानेंट डेथ कैसे हो रहा है, इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है इन द लेक्चर ऑफ पेरिफेरल नर्व इंजरी। आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो या फिर से सर्च करो पेरिफेरल नर्व इंजरी सेडेटिव फिजियो, यू विल फाइंड द लेक्चर। वहाँ पे आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल दैट व्हाट इज द कॉज एंड व्हाट इज द रीजन एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड दिस रीजनरेशन एंड डिजनरेशन एंड दिस परमानेंट डेथ etc. इन सभी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। नाउ पार्शियल डैमेज में रीजनरेशन हो रहा है, पार्शियल रिकवरी भी हो रहा है पैरालिसिस का, पर इसके साथ साथ इन द लेटर स्टेज कभी कभी हमें सिम्टम्स वापस से दिखने शुरू हो जाते हैं एंड इट कैन लीड टू पोस्ट पोलियो सिंड्रोम दैट इज PPS और पोस्ट पोलियो रेजिडुअल पैरालिसिस PPS और PPRP, ये दोनों एक ही चीज है। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम और पोस्ट पोलियो रेजिडुअल पैरालिसिस ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो इन द केस ऑफ पार्शियल डैमेज देयर कैन बी पोस्ट पोलियो सिंड्रोम और पोस्ट पोलियो रेजिडुअल पैरालिसिस। ठीक है, ये दो कंडीशन हुआ। तीसरा एक क्या हो सकता है, ओनली फंक्शनल इंपेयरमेंट ड्यू टू टिश्यू एडिमा। नाउ एज वी ऑल नो ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल। जितने भी सेल्स हैं मेजरली हम उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द न्यूरॉन्स, second are the neuroglial cells. Neuroglial cells. अगर neuroglial cells के बारे में बात करें, what is neuroglial cells? So neuroglial cells is a type of cell that is mainly responsible for the support and mechanism. Support mainly support के लिए होता है और ये impulse transmission के लिए होता है। ठीक है, न्यूरोग्लियल सेल्स इज जनरली द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो हमारे न्यूरॉन्स के चारों तरफ होता है। जैसे ये माइलिन शीथ के बारे में अगर बात करें तो ये माइलिन शीथ कैसे बन रहा है, अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बात करें तो दिस माइलिन शीथ इज फाउंड विद द ओलिगोडेंड्रोसाइट दैट इज अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। वहीं अगर हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये माइलिन शीथ कैसे बनता है, इट इज मेड फ्रॉम द स्वान सेल, अगेन इट इज अ टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल। तो मेनली न्यूरोग्लियल सेल इज द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम। And if there is any type of swelling or if there is any type of edema in the neuroglial cells, तो उसके कारण नर्व्स कंप्रेस होंगे और नर्व्स के कंप्रेशन के कारण देयर विल बी फंक्शनल इंपेयरमेंट, वहां पर फंक्शनल इंपेयरमेंट दिख सकता है और उस कंडीशन में रिकवरी अच्छे से होगा। ठीक है, पर जो सबसे कॉमन दिखता है दैट इज द पार्शियल डैमेज। ये पार्शियल डैमेज सबसे कॉमन हमें दिखता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में सबसे पहला जो पेशेंट हमारा है वो पेशेंट एक 9 महीने का बच्चा होगा। मैंने पहले बताया था कि जो इम्यूनिटी का केस है, मैंने बोला था ना कि अगर इम्यूनिटी कम रहेगा तो उस कंडीशन में इट विल जस्ट इंटर द नर्वस सिस्टम। सो इफ द पेशेंट इज अ चाइल्ड ऑफ जस्ट 9 months, वहां पर आप सोचो कि वहां पर उस बच्चे का इम्यूनिटी का क्या लेवल होगा। जैसे हम पढ़ते हैं ना एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इनहेरिटेड इम्यूनिटी, तो उस बच्चे में इम्यूनिटी का लेवल कैसा होगा, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। तो इसी कारण से पोलियो के जो पेशेंट्स हमें मिलते हैं इट इज जनरली अ चाइल्ड ऑफ 9 months। उसके बाद आपको और स्टेजेस में लेटर स्टेजेस में मिल सकता है, पर इन्फेक्शन का जो टाइमिंग होता है जनरली वो 9 months के पेशेंट्स में मिलते हैं। ठीक है, और जो बच्चा होगा उसके हिस्ट्री अगर पूछेंगे उसके मदर से तो हिस्ट्री में मेनली 3 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। पहला हिस्ट्री मिलेगा माइल्ड पायरेक्सिया यानी कि फीवर, सम ग्रेड्स ऑफ फीवर। मैंने पहले ही फर्स्ट पॉइंट ही बताया था कि देयर कैन बी डायरिया एंड सम ग्रेड्स ऑफ फीवर। तो माइल्ड पायरेक्सिया फीवर हो सकता है, डायरिया हो सकता है, इसके साथ साथ इनएबिलिटी टू मूव बॉडी पार्ट और होल बॉडी। ठीक है, हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो हिस्ट्री में मदर का कहना होगा कि बच्चे को पहले बुखार हुआ, फिर डायरिया हुआ, उसके बाद फिर जो बच्चा है वो अपना बॉडी मूव नहीं कर पा रहा था, वो एक ही जगह पे स्थिर बैठा हुआ या लेटा हुआ जैसा भी था, बॉडी को मूव करने में कठिनाई हो रही थी। तो मेनली ये 3 पॉइंट्स हमें मिलेंगे हिस्ट्री में, बच्चे के क्लिनिकल हिस्ट्री में। ठीक है, इसके बाद हमें सिम्टम्स, हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या दिखेगा। मेनली लोअर लिम्ब अफेक्टेड ज़्यादा होता है इन द केस ऑफ पोलियो, और लोअर लिम्ब में तो डिफॉर्मिटीज़ भी दिखते हैं। हमारे नी जॉइंट में डिफॉर्मिटीज़ दिखता है, हमारे एंकल में डिफॉर्मिटीज़ दिखता है और हमारे हिप में, तीनों मेजर ज्वाइंट्स ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी जो है उन तीनों ज्वाइंट्स पे डिफॉर्मिटीज़ दिखते हैं।
ठीक है। इसके साथ साथ जो पैरालिसिस होता है वो पैरालिसिस टोटली एसिमेट्रिकल होता है। एसिमेट्रिकल कहने का मतलब कि जो मसल्स हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे मसल्स में एक ही तरह का पावर लॉस होगा, किसी में बहुत ज़्यादा पावर का लॉस हो जाता है, किसी में बहुत ज़्यादा एमएमटी डिक्रीज मिलेगा, किसी में काफ़ी कम डिक्रीज मिलेगा। इस तरह से एसिमेट्रिकल पैरालिसिस होता है। इसके साथ साथ जो कॉमन सिम्टम्स हैं दैट इज द हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग। मसल वीकनेस नॉर्मल है बिकॉज इट इज पैरालिसिस, तो मसल वीकनेस होना ही है। और चूंकि पैरालिसिस है तो यहाँ पर रिफ्लेक्सेस भी डिक्रीज होंगे। जो भी रिफ्लेक्सेस हैं, हम रिफ्लेक्स असेसमेंट करेंगे इन द फिजियोथेरेपी असेसमेंट ऑफ द पोलियो पेशेंट, तो उस कंडीशन में रिफ्लेक्सेस भी हमें डिक्रीज मिलता है। इसके बाद इन सभी पॉइंट्स के बाद अर्ली स्टेज में ये जो मैंने अभी बताया क्लिनिकल फीचर्स, ये सभी तो रहेंगे ही। इसके अलावा अर्ली स्टेजेस में अगर बात करें तो अर्ली स्टेजेस में क्वाड्रिसेप्स में पार्शियल पैरालिसिस हमें दिखता है। मैंने बताया ना कि जो पैरालिसिस है वो एसिमेट्रिकल है। वो एसिमेट्रिकल कहने का क्या मतलब है अभी समझ में आएगा। जैसे क्वाड्रिसेप्स में पार्शियल पैरालिसिस, इट मींस कि वहां पे हेमीपैरेसिस हम कह सकते हैं। इट इज नॉट सॉरी हेमी नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, उससे हम पैरेसिस कह सकते हैं, पैरालिसिस ना कह के, ठीक है। वहां पे पार्शियल पैरालिसिस दिखता है। इसके साथ साथ टीए में कंप्लीट पैरालिसिस दिखता है। अब देखो, एक ही लेग है, एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी के एक हिस्से में क्वाड्स में पार्शियल पैरालिसिस है और टीए में कंप्लीट पैरालिसिस है। इट इज टोटली एसिमेट्रिकल। और हाथ में, हैंड में जो अपोनेंस पॉलिसिस है ये अफेक्ट होता है इन द अर्ली स्टेज ऑफ दिस पोलियोमाइलाइटिस। बट इन द पोस्ट पोलियो सिंड्रोम क्या क्या दिखेगा? पोस्ट पोलियो सिंड्रोम में मसल वेस्टिंग दिखेगा। बच्चे का जो मसल गर्थ होगा वो बहुत ही डिक्रीज हो जाएगा, बहुत ही कम होगा। मसल आपको फील ही नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि बच्चे के पैर में, हाथ में मसल ही नहीं, बहुत पतला सा पैर लगेगा, बहुत पतला सा हाथ लगेगा पेशेंट का, ठीक है। तो मसल वेस्टिंग दिखता है, मसल गर्थ बहुत डिक्रीज हो जाता है, बल्क ऑफ मसल कहीं नहीं दिखता है। इसके साथ साथ डिफॉर्मिटीज दिखते हैं। डिफॉर्मिटीज कहाँ कहाँ, कैसे कैसे? जैसे डिफॉर्मिटीज में हमें हिप में दिखता है हिप फ्लेक्शन, एबडक्शन एंड एक्सटर्नल रोटेशन, ये तीन चीज दिखेगा। नी फ्लेक्शन एंड फुट इक्वाइनस, या फिर यूं कहें कि प्लांटर फ्लेक्शन, हल्का सा प्लांटर फ्लेक्शन और साथ में इनवर्जन की तरफ हमारा फुट, हमारा एंकल जॉइंट डेविएटेड रहता है। ये डिफॉर्मिटी दिखता है इन द केस ऑफ दिस पोलियोमाइलाइटिस, जनरली इन द लोअर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी में बात करें तो अपर एक्सट्रीमिटी में जो बच्चे का रिस्ट है वो रिस्ट भी फ्लेक्शन पोजिशन में कभी कभी डिफॉर्म हो जाता है। क्लियर। इसके साथ साथ अपर एक्सट्रीमिटी में जो एल्बो और शोल्डर के मसल्स हैं वो मेनली अफेक्ट होता है। एल्बो में जो हमारे फोआर्म के मसल्स हैं, फोआर्म के जो फ्लेक्सर एक्सटेंसर्स हैं, सुपाइनेटर्स और प्रोनेटर्स हैं, वो सभी अफेक्टेड होते हैं। शोल्डर में हमारा जो मेजर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के जो मसल्स हैं वो सभी के सभी अफेक्ट होते हैं इन द अपर एक्सट्रीमिटी। इसके साथ साथ लोअर एक्सट्रीमिटी में हमें एक और कंडीशन दिखता है, दैट इज लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपियंसी, या फिर यूं कहें कि लिम्ब शॉर्टनिंग। बच्चे का एक पैर बड़ा, एक पैर छोटा दिखता है। सो दीज आर सम कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ दिस पोलियो। ये मैंने पीपीएस में, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम में, जो मैंने ये 4-5 पॉइंट्स बताएं, ऐसा नहीं कि बस ये 4-5 पॉइंट्स दिखेंगे। इसके अलावा जो पहले मैंने क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस किए हैं वो भी दिखेंगे, उसके साथ एक ये लिस्ट ऑफ क्लिनिकल फीचर्स हमें दिख सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड द पैथोलॉजी ऑफ दिस पोलियोमाइलाइटिस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फिजियोथेरेपी असेसमेंट एज वेल एज द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ द पोलियोमाइलाइटिस। तब तक कोई भी डाउट है तो प्लीज लेट मी नो in the comment section. You can also check out my other channel, Sedative Doctor, where I upload some basic videos of different diseases. Okay, so I will see you guys in the next lecture. Till then, be happy and keep safe.